अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज से जो वीडियो ये स्टार्ट होगी सीरीज, ये रेशो से रिलेटेड होंगी। रेशो के का मैंने आपको बताया था, ये एक मेजर पार्ट है। एक पार्ट आपने कवर किया परसेंटेज का, दैट इज मे बी 30% उसको कंसिडर किया जा सकता है। और एक पार्ट जो मेजर पोर्शन होता है दैट इज ऑफ रेशोज एनालिसिस। रेशो एनालिसिस में हम देखो, जैसे हम लोगों ने कॉमन साइज एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में देखा था कि हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस लेके हमने कॉमन साइज एनालिसिस किया था। फिर हम डिफरेंट तरीकों से वो एक ही सिनेरियो था, परसेंटेज ही निकाल रहे थे, लेकिन एक दफा हम इंडस्ट्री एवरेज से मैच कर रहे थे उसे, एक दफा एब्सोल्यूट डिफरेंस लेके ले रहे थे, एक दफा सिंपल परसेंटेजेस कैलकुलेट करके हम चेक कर रहे थे। इसी तरह जो रेशियोज होती है ना, उसमें आप बेसिकली देख ही रहे होते हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या मैक्सिमम कैश फ्लो, लेकिन उसको आप विद रिस्पेक्ट टू यूजर्स, विद रिस्पेक्ट टू सोर्सेज, विद रिस्पेक्ट टू जो आपकी सेगमेंटेशन है उसके हिसाब से, एक कैटेगरीज के हिसाब से, जिस तरह मर्जी आप कैलकुलेट करें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक इसका एक कोई एक प्रोसीजर, एक एसओपी अडॉप्ट करके, जैसे भी हम कैटेगरी वाइज हम करेंगे, तो वो ये यही रेशोज है। जिस पर्सपेक्टिव से भी आप करें, आपका आपका पर्पस मैटर करता है कि जिस पर्पस के लिए आप रेशो को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आपने ओवरऑल पिक्चर देखनी है तो मे भी आप विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट्स के, इनकम स्टेटमेंट की रेशियोज क्या कहती है कंपनी की, या बैलेंस शीट की रेशियोज क्या कहती हैं, या अगर आपने एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट देखना है कि कंपनी की लिक्विडिटी का क्या सिचुएशन है, तो फिर आप उस तरह से उसको कैटेगराइज कर देते हैं और रेशियोज कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द पर्पस के किस लिए आप कैलकुलेट करें, एनालिसिस किस पर्पस के लिए करना चाहते हैं। तो हम जो जिस पर्सपेक्टिव में ये करेंगे रेशो एनालिसिस, ये 5 सेक्शन में, कि हर सेक्शन में एक सारी रेशोज को हम इकट्ठा कर देंगे। जैसे अगर किसी ने कंपनी की लिक्विडिटी रेशोज देखनी है, तो जितने ही लिक्विडिटी से रिलेटेड रेशोज हैं वो सारी एक सेगमेंट में आ जाएंगी। आज हम वो लिक्विडिटी की रेशोज को डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी और जो भी एक्टिविटी रेशोज वगैरह हैं वो हम वन बाय वन, ये जब 5 सेक्शन है, 5 से 6 सेक्शन है, इसको हम वन बाय वन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इसको हम इस सेक्शन को भी पूरा कर लें। बेसिकली जो लिक्विडिटी रेशो, देखो लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश है बेसिकली। तो जब हम लिक्विडिटी चेक कर रहे होते हैं ना, तो हम ये बेसिकली देख रहे होते हैं कि कंपनी की शॉर्ट टर्म एबिलिटी, शॉर्ट टर्म डेट को पे करने की उसकी एबिलिटी कितनी है। तो ये इसको देखने के लिए आपको लिक्विडिटी रेशियोज को फाइंड आउट करना पड़ता है। इसका जो फोकस होता है लिक्विडिटी रेशियोज का, बेसिकली बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट के करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज के पोर्शन को लेकर के आप लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। और उसकी वजह से जो बेसिक कीवर्ड है इसका टू कैलकुलेट दीज करंट रेशियोज, ये है कि आप कंपनी की शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं कि क्या उसके उसके पास इतनी कंपनी के पास कैपेसिटी है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को जो इमीडिएट उस पे उसको पे ऑफ करनी है, उसके पास अगर उसे पे करनी हो तो उसके पास इतना कैश है कि वो उसे पे कर सके। तो ये चीजें बेसिकली देख रही होती है। आप करंट एसेट से आप करंट जो आपकी लायबिलिटी, जो पेबल्स हैं, वो आप क्या, अगर आपको इमीडिएटली पे करने पड़ जाएंगे तो आप क्या उसको कन्वर्ट करके फौरन से पैसे दे सकते हैं। ये चीजें आपको देखनी होती हैं। कितनी कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, कितनी लिक्विडिटी आपकी ज्यादा अच्छी है, जितनी अच्छी है उतनी बेहतर है। करंट एसेट क्या होता है, ये कुछ स्लाइड्स में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे कि लिक्विडिटी रेशियोज के लिए आपको देखो करंट एसेट चाहिए, आपको करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो करंट एसेट में क्या क्या चीज आती है, करंट एसेट होते क्या है बेसिकली, जो कि क्विकली आप उसे कन्वर्ट कर सकें कैश में, या वो इटसेल्फ कैश हो, कैश और बैंक बैलेंस से हो सकता है इसमें। और इसके अलावा आप इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज देखते हैं। करंट एसेट का अगर सेगमेंट देखें ना, तो जो ट्रेडिशनल जो इसमें फैक्टर्स होते हैं वो यही होते हैं, रिसीवेबल्स होते हैं, आपकी इन्वेंट्री होती है, आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं, नोट्स पेबल नोट्स, वो तो करंट लायबिलिटी का पार्ट है, कैश एंड बैंक बैलेंस होता है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि करंट एसेट की साइड पे आती ही हैं। तो ये बेसिकली ये आपके रिसोर्सेज होते हैं ना, फिर कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ आपके लिक्विड होते हैं। तो ये करंट एसेट में आपके वो रिसोर्सेज आते हैं जो कि या तो इन द फॉर्म ऑफ कैश होते हैं, या जिनको फौरन से क्विकली इनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली जो कंपनी का वो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आप ट्रांजिशन करते हैं गुड्स की, फ्रॉम जैसे आप होता है ना रॉ से फिनिश की तरफ जाते हैं, तो वो होता है आपकी एक्चुअल जो गुड्स है आपके पास, और फिर आप उसको सेल आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री है, या जो आपकी आप जो प्रोसीड आपकी आपने सेल करनी है, जो आपकी गुड्स है आपने सेल करनी है, तो उससे आपको जो कैश रिसीव होता है, तो वो इस प्रोसेस का नाम है कि आपको जब आपकी आपकी गुड्स सेल आउट हुई और आपको उससे जो कैश रियलाइजेशन हुई,
आपकी सेल्स की वजह से हो सकती है, तो वो उसको देखते हैं आपकी। अब इस जो ऑपरेटिंग साइकिल है इसमें आपके रिसीवेबल्स आ जाते हैं, आपकी इन्वेंट्री आ जाती है, और फिर अगर कोई पेबल्स हैं तो उसको आप निकाल लेस कर देते हैं उसमें से। अब इस ऑपरेटिंग साइकिल में देखो, अगर एक तो चीज होती है कि आप कैश पे ट्रांजैक्शन करें, एक चीज होती है आप क्रेडिट पे करे होते हैं। जब क्रेडिट पे करे होते हैं तो फिर आपके अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होते हैं, तो ये एक तो चीज ये है, फिर इसलिए हम उसको भी कंसिडर कर रहे होते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आपका एक करंट एसेट होता है, ये भी आपका ऐसी सिक्योरिटी जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती हैं इनको भी आप डिफरेंशिएट करते हैं, इन सिक्योरिटीज को भी इन टर्म्स ऑफ देयर लिक्विडिटी। ठीक है, मतलब इनकी ड्यूरेशन के बेसिस पे भी इसको किया जा सकता है कि अगर दे आर लेस देन 1 ईयर तो मे बी यू कॉल देम मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इट डिपेंड्स। अब इसमें ये एक जनरल फिनोमेना के तौर पर मैं डिस्कस करी हूँ, इसको बाकायदा स्पेसिफाई नहीं करी कि कौन सी मार्केटेबल सिक्योरिटी है। नहीं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे आप इसको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं कि ये मार्केटेबल सिक्योरिटी है और ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। इट मे बी बिकॉज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक मे बी द टाइम टाइम के टाइम की बेसिस पे आप उसे कहें। फिर रिसीवेबल्स हैं, जैसे हमने बात की है, अगर कैश पे नहीं हो रही आपकी ट्रांजैक्शंस, आपने आपके जो डेटर्स हैं उनसे आप इन क्रेडिट पे करें ट्रांजैक्शन, तो वो फिर आपके रिसीवेबल्स में काउंट होंगे। ये रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं और नोट्स पे रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं, ये एक ही बात है। अच्छा, द प्राइमरी क्लेम दैट मोस्ट एंटिटीज हैव कम फ्रॉम सेलिंग मर्चेंडाइज। अब उन्होंने मतलब ये बेसिकली आपकी क्रेडिट सेल, आपने सेल की लेकिन आपको पैसे नहीं रिसीव हुए, वो आपके आपने क्रेडिट पे सेल किया है, तो इसको आप बोलेंगे, या इसको एक ट्रेड रिसीवेबल भी बोल सकते हैं, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ सेल्स मर्चेंडाइज की बात हो रही है। लेकिन बेसिकली ये होता यही है कि कस्टमर आपको प्रॉमिस करता है कि वो आपको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में पैसे दे देगा और कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती। जो रिसीवेबल्स होते हैं उनके उनके लिए बकायदा दो रेशोज हैं। सबसे पहले आप अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, उसके बाद आप निकालते हैं अपनी जो जिसे आप कहते हैं ये डे सेल्स रिसीवेबल्स। जो डे सेल्स रिसीवेबल्स होते हैं बेसिकली आपको बताते हैं कि इन व्हाट नंबर ऑफ डेज आपकी जो रिसीवेबल्स है जो आपको के कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका पर्पस ये होता है आपके जितने ग्रॉस रिसीवेबल्स हों और ये एवरेज, अगर तो आपको एक अकाउंट रिसीवेबल की फिगर दी है तो वो आपकी तो वो जो है आपकी उसको आप कंसीडर करेंगे। अगर सवाल में एक ही फिगर दी है रिसीवेबल्स की तो आप उसे ही कंसीडर करेंगे। अगर आपको सवाल में बिगिनिंग और क्लोजिंग या बिगिनिंग और एंडिंग रिसीवेबल्स की फिगर दी हुई है तो आप उसको एवरेज आउट करेंगे, एवरेज लेके उसको फिर यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक चीज जो मैंने देखी कि समटाइम्स जैसे एक दो सवालों में आप देखेंगे कुछ प्रोविजन उसमें दे दी होती हैं कि प्रोविजन, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको आप ऐड कर लेते हैं। या प्रोविजन फॉर, जैसे अभी हमने अभी डिस्कस किया एक सवाल, तो उसमें प्रोविजन थी या अलाउंस था, अलाउंस के नाम से था फॉर लॉसेस एंड डिस्काउंट्स, तो उसको फिर आप अकोमोडेट कर लेते हैं और अकोमोडेट करके फिर रिसीवेबल्स में देन आप एवरेज करते हैं। एवरेज उस सूरत में अगर बिगनिंग और एंडिंग आपको दिया हो, अगर नहीं दिया होता तो फिर आप उसी को कंसीडर करते हैं, उसी फिगर को कंसीडर करते हैं और आप इस फॉर्मूले में नेट सेल्स और इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज फिगर इनपुट करते हैं एंड देन यू कैलकुलेट द फिगर। ठीक है, एग्जांपल इसके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एवरेज सेल जो है वो आपको दी है 2000 ग्रॉस रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि एक ही फिगर आपको सवाल में दी है। दिस इज द बेसिक सिंपल एग्जांपल हो सकती है कि विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन आपको फॉर्मूले की सारी चीजें दी हुई हैं, आपको सेल्स भी प्रोवाइड की हुई है, रिसीवेबल्स भी दिए हुए हैं, तो सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट दैट और जो आंसर है वो डेज में आएगा कि 50 दिन में इस कंपनी के जो रिसीवेबल्स हैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला देख लेते हैं। वो भी एवरेज ग्रॉस रिसीवेबल्स या एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, एक ही बात है ये। ठीक है, अगर आपको एंडिंग और बिगनिंग दी हुई है तो देन यू विल कैलकुलेट एवरेज। अगर आपको एक फिगर दी हुई है तो आप उसी को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये ध्यान से देखना है सवाल में। ठीक है, इसी तरह आपने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर निकालना है, ये भी आपको बताता है, ये जो परसेंटेज है ये भी आपको बताती है कि कितने, मतलब वो तो स्पेसिफिकली डेज बता देता है ना, इसमें आपको ये पता चलता है कि टाइम्स पर कितने टाइम्स आपके जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। इसका जो फॉर्मूला है वो, ये तो डेज का है, वो पीछे अकाउंट टर्नओवर, इसका ये जो है अकाउंट टर्नओवर का फॉर्मूला है। उसके बाद सेम इज द प्रोसीजर विद इन्वेंट्री। एक तो आपको ये पता चल जाता है कि कितने टाइम्स पर ईयर आपकी इन्वेंट्री इज इन द स्टॉक। दूसरी चीज आपको ये पता चल जाती है कि कितने डेज में वो कन्वर्ट होती है इनटू द कैश। ठीक है, अच्छा, उसमें अब इन्वेंट्री में आपकी मर्चेंडाइज आ जाती है, आपकी जो एक सिनेरियो होता है कि समटाइम्स आपको सेल्स दी हुई होती है, समटाइम्स आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई होती है।
तो आपने ये प्रेफरेबल चीज आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अवेलेबल नहीं है और अगर आपको इनकम स्टेटमेंट दी है देन यू विल देखो, अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए जो पूरी इनकम स्टेटमेंट दी गई है और पहली चॉइस आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही है, लेकिन कई जगहों पे आप सेल्स का भी देखा गया है कि सेल्स को भी क्रेडिट सेल्स को भी यूज किया गया है इसको, इस फॉर्मूला को इन्वेंट्री टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए। सेम इज द केस विद इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग और एंडिंग दी है तो आपने फिर उसका एवरेज करना है, उनको दोनों को जमा करके डिवाइड बाय 2। अगर ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई जो भी एक फिगर दी हुई है उसी को आप एवरेज इन्वेंट्री कंसीडर करेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर के बाद आप उसकी अब ये जो डेज उन्होंने निकाले कि एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और डिवाइड बाय देन 365 डेज, तो ये बताता है कि कितने डेज में आपकी जो इन्वेंट्री है वो सेल आउट होके कैश में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग साइकिल के कैसे आपकी जो गुड्स हैं वो आपकी जो इन्वेंट्री है आपकी वो आपकी सेल होती है देन यू गेट द कैश बैक। तो ऑपरेटिंग साइकिल में मैंने आपको बताया था कि रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री आती है, तो रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री, हाउ मेनी डेज इट takes inventory to convert it into the cash and how many days it takes the receivables to convert it to cash। अगर कोई पेबल्स भी हैं तो पेबल्स को फिर आप लेस कर लेते हैं, तो दैट गिव्स यू एन एक्यूरेट नंबर ऑफ डेज फॉर द ऑपरेटिंग साइकिल, जो आपको बताता है कि इतने दिन में आपकी जो मर्चेंडाइज है वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है। इतना इतना टाइम, इतनी लेंथ है, इतने दिन लगते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ऑफ कैश इन इन्वेंट्री जो है वो आपकी, और उसमें से परचेजेस को निकाल के वो जो कि आपने क्रेडिट पे किए हैं, इतने दिन लगते हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होने में। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, परचेजेस से लेकर ये जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बनने फिनिश गुड से लेकर आपने उसको सेल किया, सेल करने के बाद जो प्रोसीड्स आपको रिसीव हुई, दैट इज योर वन ऑपरेटिंग साइकिल, कि आपकी इन्वेंट्री या जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो दोबारा कैश में कन्वर्ट हुई। ठीक है, उसके बाद जो अभी हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग साइकिल जो है उसमें तो आपकी इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स इंक्लूड होती है। अगर आपकी परचेजेस भी हैं और आपने उसका भी उसी तरह फॉर्मूला यूज करके जिस तरह हमने रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री के साथ किया, पहले तो आपने अकाउंट पेबल टर्नओवर निकाला, अकाउंट पेबल टर्नओवर निकालने के बाद आपने उसको उसके डेज निकाले कि कितने डेज में पेबल आप पे कर देते हैं, तो उसको आप लेस कर देते हैं, तो इट गिव्स यू अ नेट ऑपरेटिंग साइकिल की एक वो आपको पता चल जाती है। सो लिक्विडिटी रेशियोज में जब भी बात आती है और आपको ये कहा जाए कि आपने लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करनी है, तो उसकी तीन वैसे बेसिक रेशियोज हैं। एक होती है करंट रेशो है, एक है एसेट टेस्ट रेशो, उसको क्विक रेशो भी कहते हैं, और एक अकाउंट रिसीवेबल्स है, अकाउंट रिसीवेबल्स, और इसके अलावा अकाउंट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ये तीन चार रेशोज हैं जो कि इसकी ट्रेडिशनली कंसीडर की जाती हैं। कुछ बुक्स में, जैसे मैं गिब्सन की बुक कंसल्ट करी थी, तो उसमें मुझे दो रेशोज अलग से नजर आई, एक नेट वर्किंग कैपिटल टू सेल्स रेशो, एक मुझे कैश रेशो नजर आई जो मुझे बाकी दो किताबों में नजर नहीं आई। तो करंट रेशो तो बेसिकली आपकी जो एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेशो है जो यूज की जाती है, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। इसका जो स्टैंडर्ड है ना दैट इज 1, एक से ज्यादा होनी चाहिए। अगर एक कंपनी की जो एबिलिटी टू पे, मतलब उसके एसेट्स अगर ज्यादा है और उसकी एबिलिटी अच्छी है कि उसके एसेट पे ऑफ कर दें उसकी लायबिलिटीज को, कंपनी के करंट एसेट्स जो हैं उसकी एबिलिटी इस केबल हैं कि वो उसकी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें, तो वो एक से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर एक से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 आपकी करंट रेशो होती है, इसका मतलब है कि इसकी जो लिक्विडिटी है वो अच्छी है। अच्छा, फिर मजीद आप एक फनल अप्रोच यूज करते हैं और करंट रेशो एक ब्रॉड आपको एक दे देती है सिनेरियो कि क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिर आप मजीद फनल डाउन करते हैं और आप बताते हैं कि क्या मजीद डिग करते हैं और उसको चेक करते हैं लिक्विडिटी को। जैसे मिसाल के तौर पर अभी इसमें तो आपने ओवरऑल करंट एसेट की फिगर ली और करंट लायबिलिटी की फिगर ली और आपने डिवाइड किया सिंपली और बता दिया देख के। क्विक रेशो में देखो, क्विक को रेशो को आप एसेट टेस्ट रेशो भी कहते हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि सारे के सारे करंट एसेट के जो कंपोनेंट हैं वो उसमें मौजूद हैं, लेकिन उसमें से आप इन्वेंट्री निकाल देते हैं। इन्वेंट्री को निकालने की वजह ये होती है कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है या जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको तो आप एक दिन में सेटल कर सकते हैं, लेकिन सारी की सारी मर्चेंडाइज को यू कांट सेल इन 1 डे, इट टेक्स टाइम, उसको थोड़ा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू द अदर करंट एसेट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उससे। फिर नेट वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल होता है वो आप निकालते हैं करंट एसेट में से माइनस करते हैं करंट लायबिलिटीज को, तो आपको आपका वर्किंग कैपिटल निकलता है। आपने शायद पहले भी देखा होगा। अच्छा, करंट एसेट ये जो वर्किंग कैपिटल और सेल्स की रेशो होती है, इसको इस भी कैलकुलेट किया जाता है, कहीं कहीं जगहों पे किया जाता है जहाँ जरूरत समझी जाती है, डिपेंड्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये भी इंडिकेट करती है कि जो कंपनी के जो है
इसकी इसके लिक्विड एसेट्स की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू इट्स नीड फॉर लिक्विडिटी, यानी कि जो सेल करने से जो प्रोसीड्स आपको रिसीव होंगी विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स क्या पोजीशन है, मतलब आपके वर्किंग कैपिटल की करंटली जो मौजूद आपका वर्किंग कैपिटल है वो क्या है। मतलब देखो, अगर तो ये करंट एसेट ज्यादा है, करंट लायबिलिटीज कम है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। और फिर उसके हिसाब से आप सेल्स को देखते हैं कि क्या सिनेरियो है कंपनी का विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेल्स। अगर जब आपने सारी अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट कर दिया और फिर भी आपके करंट एसेट बच गए, तो उसके उस देन आप उसको सेल्स से कंपेयर करते हैं कि कितने टाइम्स आपकी जो सेल्स हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि मतलब कितनी सेल्स ज्यादा हो या कम हो तो आपकी कंपनी पे इम्पैक्ट आएगा। फिर इसका ओवरऑल एक कंक्लूजन हमें ये बताती है, जो ये सारी डिस्कशन है, कि द लार्जर दीज लिक्विडिटी रेशियोज द बेटर द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू सैटिस्फाई इट्स इमीडिएट ऑब्लिगेशंस। तो ये हम देखो सेल्स के साथ उसको कंपेयर करना। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि जो करंट रेशियो है आपकी या क्विक रेशियो है या एसेट टेस्ट रेशियो भी इसको कहा जाता है, तो ये जो बेसिक दो रेशियोज हैं या दो तीन रेशियोज हैं आपकी, ये डील करती हैं बकायदा ओवरऑल करंट एसेट या करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी ऑफ द कंपनी की। लेकिन जो ये आपकी नेट वर्किंग कैपिटल टू सेल्स रेशियो है, ये एक अदर देन शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेबिलिटी, बिकॉज देखो सेल्स की जनरेशन इज नॉट अ वन डे एक्टिविटी। तो ये समटाइम्स इन्वेस्टर्स को जरूरत हो सकती है, लेकिन इसलिए यहाँ पे शामिल करने की वजह विद रिस्पेक्ट टू सेल्स इसकी ये है कि मे बी क्योंकि ये रिलेट करी है वर्किंग कैपिटल से, वर्किंग कैपिटल में आपकी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज आते हैं, तो यहाँ पे इसको ग्रुप कर दिया गया है। लेकिन इसको आप ये शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेबिलिटी के साथ इसको आप लिंक नहीं कर सकते। ये लिक्विडिटी रेशियो में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आप देखें कि व्हाट इज द डिफरेंस आपका जो वर्किंग कैपिटल है और सेल्स रेशियो क्या है। क्या आपकी सेल जो है वो इतनी है कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो दैट कैन बी बैलेंस आउट हो सकता है। तो ये चीजें हैं, ये लिक्विडिटी रेशियोज में ये दो चीजें तो कंफर्म है, ये तो होती हैं। इससे नेट वर्किंग कैपिटल टू सेल्स रेशियो ये आपको पता होनी चाहिए कि इसका पर्पस क्या है और ये क्यों जो है वो कैलकुलेट की जाती है, इसका पर्पस क्या है। लेकिन लिक्विडिटी रेशियो में जो मोस्ट कॉमनली चीज यूज होती है वो करंट रेशियो, क्विक रेशियो होती है, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। फिर इस बुक में कैश रेशियो का भी इस्तेमाल किया गया है। कैश रेशियो क्या है बेसिकली, अब देखो अगर करंट एसेट में देखा जाए तो कैश या बैंक बैलेंस ये दो कंपोनेंट ही हैं जो इसको रिप्रेजेंट करे होते हैं। अब ये देखना है कि इसको कैलकुलेट करने का पर्पस क्या होता है। इसको देखते हैं कि कंपनी की एट द मोमेंट, एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम उसकी लिक्विडिटी की क्या सिचुएशन है, क्या उसने उसका कैश कितना है, क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसने अपना ज्यादा पैसा इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया है या उसने रिसीवर्स को मतलब अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए उनको प्लेज किया है कि भाई वो मुझे 30 दिन में या कुछ टाइम पीरियड के बाद वो मुझे दे दें। तो ये देखते हैं कि लिक्विडिटी देखो, बिकॉज कैश ये रिसीवर्स को तो फिर यू हैव टू कन्वर्ट इन देम इनटू कैश, लेकिन कैश तो आपका है ही, लिक्विड है। तो अगर आपने अपनी कंपनी की सिचुएशन देखनी है तो कैश को रेशो को भी देखा जा सकता है, लेकिन इसके बारे में जो ओपिनियन है वो कंट्रोवर्शियल है। इसको इसमें आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आ जाती हैं, इसमें कैश इक्विवेलेंट्स भी आ जाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती हैं, बिकॉज इनको जो है वो कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है। अच्छा, अब इसमें जो कंट्रोवर्सी मैं बता रही थी वो ये है कि इसमें आप समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज का अगर हम बाकी रेशोज में जैसे करंट रेशो कैलकुलेट की और जैसे क्विक रेशो कैलकुलेट की, तो उसमें हमने कहा कि जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इसकी लिक्विडिटी अच्छी है। लेकिन अगर कैश रेशो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि कंपनी इज नॉट यूटिलाइजिंग इट्स कैश इन अ बेटर वे। कंपनी अपना जो कैश है वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं करी। या समटाइम्स ये भी चीज हो सकती है कि अगर बहुत लो है तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी को कैश प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, कंपनी के कुछ इश्यूज हैं कि उसने अपना ज्यादा जो पैसा है वो रिसीवर्स में प्लेज किया हुआ है या इन्वेंट्री में होल्ड किया किया हुआ है। तो ये समटाइम्स इज नॉट that much best indicator as compared to the other ones जो कि ओवरऑल आपको पिक्चर दे रहे होते हैं। बिकॉज इसके बावजूद अगर ये पॉजिटिव है तो भी आपको बाकी कंपोनेंट्स को देखना पड़ता है। दिस रेशियो अलोन कैन नॉट गिव यू द बेस्ट गाइड। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें और चीज ये है कि अगर लेट्स सपोज करंट रेशो को हम देखें कि हम कहते हैं कि करंट रेशो जो है वो एक से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब है कंपनी के जो करंट एसेट है वो इतने हैं कि वो करंट लायबिलिटीज को मीट करने के बाद भी आपके पास लिक्विडिटी सफिशिएंट होगी। लेकिन अगर करंट रेशो 2 से भी ज्यादा हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए तो ये भी इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग।
ठीक है, अगर कंपनी के पास उसकी उसकी जरूरत से ज्यादा करंट एसेट है, मतलब जरूरत से बहुत ज्यादा करंट एसेट है, इसका मतलब ये है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में ज्यादा इन्वेस्ट करी है एज कम्पेयर टू द लॉन्ग लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में अगर वो करे तो उससे में भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी वो हासिल करे। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर वो कंपनी की जो करंट रेशो है बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको, या अब बहुत कम है लेट्स सपोज, तो ये उससे उससे ऑपरेटिंग साइकिल में भी प्रॉब्लम नजर आ सकते हैं कि इसका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो बहुत शॉर्ट है एज कम्पेयर टू द लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल। बिकॉज लॉन्ग जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है उसमें हम ये देखते हैं कि जो आपका पैसा है वो ज्यादा इन्वेंट्री में ज्यादा टाइड अप है। बिकॉज अगर ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री इज टेकिंग मच टाइम टू कन्वर्ट इट इनटू द कैश। देन इट मींस कि इसको ज्यादा लंबे उसकी जरूरत है, पीरियड की जरूरत है, लेंथ ऑफ टाइम की जरूरत है, ताकि इसकी जो रिसीवेबल्स है वो कन्वर्ट हो कैश में, या जो इसकी इन्वेंट्री है वो पे कैश में कन्वर्ट हो। तो ये भी एक सिनेरियो होता है कि उस ये भी इसको भी समझा जाता है कि जो कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल है उसको अगर वो उसको उसको ज्यादा लिक्विड एसेट्स की जरूरत है अगर आपकी करंट रेशो कम है। अगर आपकी करंट रेशो ज्यादा बड़ी है तो उसका मतलब ये है कि वो ज्यादा शॉर्ट टर्म में उसका रुझान है, लॉन्ग टर्म में नहीं है। तो बोथ वे कोई कोई एक चीज रेशो या कोई एक चीज ये नहीं हम कह सकते कि दिस इज परफेक्ट। हर सूरत में हर हर सिनेरियो को कंसल्ट करते हुए आपको ओवरऑल पिक्चर की देखने की जरूरत पड़ती है। ये जो सारी बातें और सारी डिस्कशन मैंने की है ये इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और इसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव में है। क्योंकि रेशो को कैलकुलेट करना तो कोई मसला नहीं है, आपने फार्मूला याद कर लिया, आपने फार्मूले में वैल्यूज इनपुट की, और ये इसकी कैलकुलेशन या इसके जो सवाल होते हैं रेशो एनालिसिस के वो भी इतने टफ नहीं होते। आपको ज्यादातर फिगर्स दी भी होती है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इसका वाला ट्रीटमेंट इसका नहीं है। इसमें सिंपल आपके पास फॉर्मूलाज हैं एंड यू हैव टू पुट। आपको उस जनरल एंट्रीज और लेजर और ट्रायल बैलेंस के चक्कर में नहीं पड़ना। यू जस्ट हैव टू नो द फॉर्मूला एंड यू जस्ट नीड टू नो कि आपने इसको कैसे इसको देखना है और इस इनसाइट मीनिंगफुल इनसाइट कैसे हासिल करनी है। तो ये जितनी भी बातें मैंने की और जितनी भी डिस्कशन अभी मैंने की आपके साथ, इसका पर्पज यही था कि एक ओवरऑल उसको पिक्चर देना। तो कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज 100% खराब नहीं है। जैसे अगर एक कंपनी के हो सकता है एक कंपनी की करंट रेशो बहुत ज्यादा है लेकिन वो बहुत ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है। अगर एक कंपनी की, तो उसकी आपने वजह तलाश करनी है कि क्यों ज्यादा है। अगर एक कंपनी की करंट रेशो बहुत कम है तो भी ठीक बात नहीं है, तो भी आपने डिग करना है कि उसकी क्या वजह है, उसको फिर आपने पूरे सारे उसके कंपोनेंट्स को देखना है। दैट माइट बी अ रीजन। हो सकता है उसकी ऑपरेटिंग साइकिल में प्रॉब्लम हो सकता है उसकी इन्वेंट्री सेल ना होती हो सकता है उसके अकाउंट रिसीवेबल्स जो है वो डिफॉल्ट कर जाते हो। तो हर एस्पेक्ट को देखना है, और हर एस्पेक्ट ये कोई फिक्स्ड इंटरप्रिटेशन फिक्स नहीं है। इंटरप्रिटेशन फिक्स नहीं है। इंटरप्रिटेशन को करने के लिए और मीनिंगफुल इंसाइट लेने के लिए जितनी मैक्सिमम आपको अवेलेबल इंफॉर्मेशन सवाल में दी गई है, या जितनी आप सपोज कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा है तो ये सिनेरियो है तो ऐसा हुआ होगा, तो दैट विल लीड यू, आपकी जो प्रैक्टिस है इस किस्म की एनालिसिस की वो आपको लेके जाएगी अंडरस्टैंड करने में कि इस सब्जेक्ट को बेहतर। ये इस दिस सब्जेक्ट इज मोर रिलेटेड टू योर डिसीजन मेकिंग स्किल एज कम्पेयर टू योर कैलकुलेशन और टेक्निकलिटीज वाला पार्ट जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया था। ठीक है, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपने कैलकुलेशन करनी, आपने रिकॉर्डिंग करनी है, आपने अपना अपना रिकॉर्ड इंटैक्ट रखना है। लेकिन इस सब्जेक्ट में आपने एनालिसिस करना है। ये सारा जो टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करें, इसका पर्पस अल्टीमेटली क्या है कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग हो। ये सारी चीजें ये बेसिकली ये जो सारा रेशो एनालिसिस है, ये जो सारा कॉमन साइज एनालिसिस है, ये एक टूल है टू गेट इट टू द डेस्टिनेशन दैट इज योर एनालिसिस, दैट इज द इंटरप्रिटेशन और द मीनिंगफुल इनसाइट यू विल। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर होता है ना, वो सारे सिम्टम्स चेक करता है कि आपको अच्छा आपको बुखार है, आपको फ्लू है, आपका आपको एक टेस्ट उसने रिकमेंड किया, आपका ब्लड सैंपल लिया, ये सारे टेस्ट करके वो एक चीज डायग्नोज करता है कि अच्छा जी आपको ये बीमारी है, अच्छा जी आपको नमूनिया हो गया है, या आपको कोई इशू हो गया है। तो ये बेसिकली ये जो सारे हम एनालिसिस और टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ये हम सिम्टम्स देख रहे होते हैं कि एक्चुअल में इस कंपनी को इस वक्त मसला क्या है। तो इस चीज को इस तरह से समझने की कोशिश करो, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मत बनाओ, इसका कोर समझने की कोशिश करो, और यही वक्त की अभी इस वक्त जरूरत भी है। ठीक है, आई होप मेरी कुछ डिस्कशन से समझ में आई होगी, और जब आपको कैलकुलेशंस करेंगे और इसको पढ़ेंगे तो मजीद समझ में आएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।